Welcome students. Today we will start chapter number 15 एनवायरनमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आर एनवायरनमेंट जो आपके कोर्स में आपकी फिफ्थ लास्ट यूनिट है। चैप्टर 14 नहीं आ रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड चैप्टर 16 भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, वो आपके लिए इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया गया है। तो हम यहाँ बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट्स वाई ओनली चैप्टर 15 है जो आर एनवायरनमेंट हमारे फिफ्थ यूनिट में है ओनली। एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस अफेक्टिंग द रिस्पॉन्सेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? एक कॉम्बिनेशन है जिसमें सारी फिजिकल कंडीशंस भी हैं, बायोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं जो अफेक्ट कर रही हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट वे में। दैट इज़ कॉल्ड हमारा आपस का जो हमारा एनवायरनमेंट है। इसके बाद मेन टॉपिक्स हैं जिनकी डिटेल आपको बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि ये फिफ्थ यूनिट कम मार्क्स की ही है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आ सकते हैं। तो आप उसके लिए मैं आपको ये डेफिनेशन के फॉर्मेट में मैं ये वाला चैप्टर करा रही हूँ। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसके बीच में डिफरेंस आ सकता है या इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? द वेस्ट इज विच आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंटर इनटू बायोजियोकेमिकल साइकिल आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हमें पता है एक ऐसा वेस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी से ब्रेक डाउन किया जा सकता है सिंपलर चीज़ेज़ में, या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसके लिए हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है द वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन बाय द एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से उस वेस्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर कंपाउंड्स में जो नेचर को लिए हार्मफुल नहीं होते हैं उसके लिए। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं वो ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाते हैं वेस्ट को सिंपलर फॉर्म्स में और हार्मलेस फॉर्म्स में, जिसकी वजह से जो नेचर है वहाँ पर पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट हमारा क्लीन नहीं रहता है। दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके बाद है गार्बेज। गार्बेज वर्ड से हम सभी समझते हैं गार्बेज क्या होता है? डोमेस्टिक वेस्ट है इंक्लूडिंग द किचन वेस्ट। जितना भी हमारा घर से वेस्ट निकल रहा है जिसमें हमारा किचन का वेस्ट भी है, सब कुछ मिला के एज टर्म्ड एज गार्बेज। इसके बाद है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन है कि उस वेस्ट मटेरियल का डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसको हाई टेम्परेचर पर जलाकर। This process is called incineration. Destruction of waste material by burning at high temperature is called incineration. Next topic is biotic community. बायोटिक कम्युनिटी क्या है? एक ग्रुप ऑफ वेरियस पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसी भी एक रीजन, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर एक ग्रुप है किसी पॉपुलेशन का, ऑर्गेनिजम्स का, ह्यूमंस का अलग हो सकता है और एनिमल्स का अलग हो सकता है, तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में दैट इज़ कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी। हम बायोटिक और एबायोटिक से हम मतलब वैसे भी समझते हैं। बायोटिक में वर्ड में हम जहाँ बात करते हैं वहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, एंड जब भी हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात की जाती है वहाँ पर नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है, नॉन लिविंग की बात करते हैं हम एबायोटिक में। तो बायोटिक कम्युनिटी, कम्युनिटी हम वर्ड समझते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में एक ग्रुप है किसी भी चीज़ का, दैट इज़ कम्युनिटी, और बायोटिक जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? द सेल्फ कंटेन्ड एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल यूनिट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट। सेल्फ कंटेन्ड हम समझते हैं एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल यूनिट है जिसका एक इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट है, मेड बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। एक ऐसा इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट है किसी भी चीज़ का जहाँ पर लिविंग कंपोनेंट्स भी रह रहे हैं उसी जगह पर एंड नॉन लिविंग भी उसी जगह पर है और आपस में इंटरेक्शन है और सबका अपना एक अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट है। दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। एक यूनिट है इकोसिस्टम, उस यूनिट के अंदर
दो कंपोनेंट्स आते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इकोसिस्टम कंपोनेंट है एक यूनिट मानी गई है, एक ऐसी यूनिट जो एक ग्रुप है जहाँ पर लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं और उनका आपस में इंटरेक्शन है। तो इकोसिस्टम कंपोनेंट 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में है कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर अपना कोई भी एयर है, एटमॉस्फेयर है, अपने चारों तरफ जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे आर एबायोटिक कंपोनेंट। एंड जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं बायोटिक में, कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद आते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर। ऑटोट्रॉफ्स क्या है? दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। बिकॉज ये 6-7 क्लास की चीज़ें हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से ही, इसलिए मैं इस चैप्टर को इतना डिटेल में नहीं करा रही हूँ। आप अपनी बुक में से जब इसे रीडिंग करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उतना ही बता रही हूँ जितना आपको लिखना है, आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। एंड अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको सेम एज इट इज़ डेफिनेशन यही लिखनी है। समझने के लिए आप अगर बुक का चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा ईजीली। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स का। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स मीन बनाने वाला। तो अपना खाना खुद बनाने वाला अपने लिए भी हो सकता है और किसी दूसरे के लिए भी हो सकता है, दैट आर प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। तो एग्जांपल है सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन कलर से यू नो दैट क्लोरोफिल से, क्लोरोप्लास्ट से मतलब है यहाँ पर, क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और खाना नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स हम अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूम करने वाला, खाने वाला। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी अदर पर डिपेंडेंट हैं। एंड कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो खाना बना रहा है उसी को खा रहे हैं और उसी पर ही डिपेंडेंट है। दे आर नॉन एज कंज्यूमर्स। अब जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, हम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर ही हैं। हालांकि हम खाना बनाते हैं, किचन में खाना बनता है, लेकिन हम सिर्फ उसको पका रहे हैं, हम उस खाने को बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पका रहे हैं किसी भी चीज़ को। क्योंकि जो भी अपने सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी दालें हैं, अनाज है, सब कुछ हम प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। देन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर्स एंड वी आर कंज्यूमर्स। इसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स पर। बैक्टीरिया और फंगस। डीकम्पोजर्स काम आते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूरी हो जाता है उनके सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना आगे की फर्दर रिएक्शन के लिए। तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं। तो जो वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं वो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं। They are decomposers, bacteria and fungi which break down the complex organic compounds present in the dead plant and animal and their products into simpler substance. बैक्टीरिया एंड फंगी जो होता है ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को जो डेड प्लांट या एनिमल्स हो जाते हैं उनमें, और उनको उनके प्रोडक्ट को चेंज करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। दे आर नॉन एज डीकम्पोजर्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी ऑटोट्रॉफ्स की, कंज्यूमर्स की एंड डीकम्पोजर्स की। ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हैं, डीकम्पोजर्स का एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी है। कंज्यूमर्स में आप अपना लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का, ये सभी कंज्यूमर्स हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम किसी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की एक सीरीज है। ऑर्गेनिज्म वर्ड से मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। 6th-7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट एक सेल है। सेल सबसे छोटी यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। सेल और सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू प्लस टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम और सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं
उनकी एक सीरीज़ है, कम्युनिटी है, इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफ़र फूड एनर्जी इज़ कॉल्ड ए फूड चेन। कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, फिर वो दूसरे को कोई तीसरा ही खा जाता है, उस तीसरे को कोई चौथा खा रहा है, तो ये एक तरह से चेन बनती जाती है। तो दैट इज़ ए फूड चेन। डिटेल अभी हम आगे बढ़ेंगे, पहले थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ए फूड चेन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फूड रिलेशनशिप। फूड चेन क्यों ज़रूरी है? अगर फूड चेन का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर फूड चेन की डेफिनेशन आपको ये लिखनी है, और कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब फूड चेन क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसके लिए आपको ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। फूड चेन हेल्प्स करता है इन अंडरस्टैंडिंग द फूड रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस अमॉन्ग वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। एक रिलेशनशिप है, फूड रिलेशनशिप है, और एक बैलेंस के लिए एनवायरनमेंट में हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी बेनिफिटेबल नहीं होती है। दैट्स वाई हर चीज़ के बैलेंस के लिए ये चीज़ें नेचर ने बनाई हैं। फूड चेन क्या है? एक फूड रिलेशनशिप है और इंटरेक्शन है सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में। There is a progressive decline in the amount of energy available as we move from one trophic level to another in a food chain. एक फूड चेन में किसी भी एक लेवल से जब आप दूसरे लेवल पर जाओगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी के अमाउंट में डिक्लाइनेशन हो रहा है, एनर्जी कम होती चली जाती है। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज नोन एज ट्रॉपिक। फूड चेन में बहुत सारे स्टेप्स होंगे, सारे स्टेप्स जो हैं वो सारे उन्हीं को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। 10% ऑफ फूड टेकन बाय वन ट्रॉपिक लेवल इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब इसके बाद फूड चेन और फूड वेब दोनों में डिफरेंस है। फूड चेन एक सिंगल चेन है, इसके बाद कोई दूसरी भी सिंगल चेन हो सकती है, तीसरी भी फूड चेन हो सकती है, चौथी भी फूड चेन हो सकती है। लेकिन इन चारों फूड चेन में अगर कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है, कोई रिलेशन बन जाता है, तो फूड चेन सारी मिलकर एक फूड वेब बनाती हैं। तो फूड वेब एक बड़ा पार्ट है फूड चेन का। द वेब फॉर्म बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स का अगर आपस में भी कनेक्शन बना देते हैं हम कोई अलग अलग लेवल्स पर, दैट इज़ कॉल्ड ए फूड वेब। अब फूड चेन और फूड वेब का डायग्राम मैं आगे डिटेल में आगे बताऊंगी, यहाँ हम सिर्फ डेफिनेशंस ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन है कि किसी भी फूड चेन के किसी भी ट्रॉपिक लेवल में उसके मास में अगर हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता जाएगा, दैट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होता जा रहा है इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, पर यूनिट इट्स मास एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जा रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। किसी भी फूड चेन के लिए इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। इसके बाद एक टॉपिक और आता है, दैट इज़ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन हम सबको पता है, ओजोन लेयर है वो थिन होती जा रही है, वो ओजोन लेयर घटती जा रही है, दैट इज़ ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन की क्या क्या सब्सटेंस हैं, किस किस वजह से ये हो रहा है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो अपने रेफ्रिजरेटर्स में मोस्टली यूज़ में लेते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO भी हो सकता है, NO2 भी होता है, N2O भी होता है और NO3 भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन डिप्लेशन के। मैथेन जो गैस है CH4। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4 एंड क्लोरीन, ये सारी चीज़ें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं जो रीज़न है ओजोन डिप्लीशन के। तो कुछ चार चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो हमें हेल्प करेंगी अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है कि हाउ विल यू हेल्प फॉर द क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आफ्टर सेपरेटिंग दैम इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल।
हम दोनों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा होता है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, जिसको बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं चीज़ें। जैसे अपने जितना भी अपना किचन का वेस्ट होता है, जैसे अपने फल जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितनी भी सब्जियां होते हैं, उनके जो ऊपर के छिलके होते हैं, कागज़ है, ये सब गल जाती हैं चीज़ें। तो जो चीज़ें गल जाती हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल। जो चीज़ें नहीं गलती हैं, सबसे मेन पॉलीथीन बिल्कुल भी नहीं गलता है, वो सालों साल पड़ा रहता है, दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल को हम एक कंटेनर में अलग सेपरेट स्टोर करें एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से सेपरेट किया जाए, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का प्रोसेस अलग चलता है, जो बिल्कुल ही अलग होता है, वो अभी कभी बाद में हम पढ़ेंगे। तो आजकल जो गवर्नमेंट ने जो कचरे वाली गाड़ियाँ भी लगा रखी हैं, उनमें भी ग्रीन कलर के एंड ब्लू कलर के अलग अलग डिब्बे होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ही होते हैं। सेकेंड इज़ यूज़ ऑफ अनलीडेड पेट्रोल एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कम से कम पेट्रोल डीजल का यूज़ किए बिना जो अदर सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। कीपिंग द इंजन प्रॉपरली ट्यून्ड, सर्विस्ड एंड द टायर इन फ्लैटन टू द राइट प्रेशर सो दैट द व्हीकल्स रन्स एफिशिएंटली। और टाइम पर व्हीकल्स की सर्विस हो, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम से कम हो और व्हीकल्स कम पेट्रोल में ज़्यादा अमाउंट, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें। थर्ड इज़ द यूज़ ऑफ गनी बैग्स एंड पेपर बैग्स इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक बैग्स। पॉलीथीन या प्लास्टिक जो होता है ये बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, तो हम इन्हें यूज़ करना बंद कर सकते हैं और इनकी जगह हम पेपर बैग्स यूज़ में लिए जा सकते हैं। और फोर्थ है एक्टिविटीज़ सच एज गार्डनिंग। जितने ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाएंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कम से कम खर्च होगा, क्योंकि रेन वाटर जो होता है अगर हम उसे इकट्ठा करते हैं, कहीं भी कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। यूज़ ऑफ कंपोस्ट इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर्स और कंपोस्ट के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजर्स की जगह पर कंपोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे हमारा एनवायरनमेंट को हम बचा सकें फॉर द फर्दर डैमेज। इसके बाद है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं harmful agriculture practice on the environment? First is excessive use of fertilizer change the chemistry of soil and kills useful microbes. फर्टिलाइज़र्स जितने ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो उतनी ही कम हो रही है, क्योंकि सॉइल में जो यूज़फुल माइक्रोब्स हैं जो ज़रूरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो मर जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं रह पाती फर्टिलाइज़र्स की वजह से, ज़्यादा यूज़ की वजह से। Excessive use of non-biodegradable pesticides leads to biological magnification वर्ड हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि हर लेवल पर जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएं वैसे वैसे केमिकल सब्सटेंस का लेवल भी बढ़ रहा है, तो केमिकल सब्सटेंस का लेवल बढ़ता जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से। थर्ड पॉइंट इज एक्सटेंसिव क्रॉपिंग कॉजेज लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटीज। मतलब लिमिट से ज़्यादा क्रॉपिंग, काट देना फसलों को, वो भी सॉइल फर्टिलिटी लॉस करने का रीज़न है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना रेन वाटर से भी, तो उसके लिए भी वाटर टेबल कम से कम रह जाती है। वाटर टेबल क्लास 7th में पढ़ा है सभी ने। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लेड टू सम अमाउंट ऑफ डैमेज टू द नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये सारी धीरे धीरे नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसे डैमेज कर रही हैं। तो ये एग्रीकल्चर, एक खेती के पर्पज़ से ये पॉइंट्स हैं कि उस पर क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो डिटेल में हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट। वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में सारी कंडीशंस होंगी, जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं, जितनी भी केमिकल कंडीशंस हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं, वो सब अगर एक ही पर्टिकुलर एरिया में हैं जहाँ पर सारे लिविंग, नॉन लिविंग सभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इट इंक्लूड एयर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर और जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं सबका प्रेजेंस, एब्सेंस, सब कुछ, और उनके डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ की कंडीशंस के साथ, दैट इज़ टोटल एनवायरनमेंट। अब इसके बाद एनवायरनमेंट में 3 मेन कंपोनेंट हैं, फिजिकल, लिविंग एंड मीटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर भी हम जिनको बोलते हैं।
फिजिकल सराउंडिंग मतलब जो चीज़ें हमारे चारों तरफ दिख रही हैं हमें, सॉइल है हमें महसूस होता है, एयर है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, दे आर फिजिकल सराउंडिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ रहे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हम हैं, डीकम्पोजर्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया, फंगी वगैरह, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं। एंड मीटेरोलॉजिकल फैक्टर, जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, दे आर सनलाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, विंड स्पीड है, ये तीनों चीज़ें मिलाकर जो एक इंटरेक्शन जो बन रहा है, दैट इज़ एनवायरनमेंट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट, एबायोटिक, बायोटिक की बात हो रही है यहाँ पर, तो एबायोटिक जो होता है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, दैट इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग में क्या क्या आ रहा है, जितने भी सॉइल वाटर बॉडीज़ हैं और अर्थ पर जितनी भी एयर है और जितने भी मीटेरोलॉजिकल फैक्टर हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर, ये सब एबायोटिक हैं। और ये क्यों ज़रूरी हैं? फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट टू द लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स के लिए लिविंग नॉन लिविंग पर भी डिपेंडेंट रहते हैं। प्रोवाइडिंग स्पेस टू द ऑर्गेनिज्म फॉर लिविंग एंड कंट्रोलिंग वेदर ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का वेदर, मौसम वगैरह कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद आता है बायोटिक पर। बायोटिक में क्या क्या आ रहा है? बायोटिक में प्लांट्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, हम इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स भी एक तरह का एनिमल ही है, ह्यूमन को सोशल एनिमल बोला जाता है। तो जहाँ भी प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है वहाँ हमारे बारे में बात नहीं हो रही है, हम एनिमल्स में इंक्लूड है। डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स काइट्स एंड वल्चर। ये भी इन्वायरमेंट में ही इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि ये एज अ स्कैवेंजर्स यूज़ में आते हैं। स्कैवेंजर्स डीकम्पोजर्स के बाद ही पढ़ाया जाता है क्लास 6th एंड 7th में, जिसमें आंसर है काइट्स एंड वल्चर्स का। जिन्हें क्लेंजिंग एजेंट भी बोला जाता है कि जितने भी डेड होते हैं एनिमल्स या डेड एनिमल्स पर ही, प्लांट्स पर नहीं, डेड एनिमल्स पर ही ये स्कैवेंजर्स जो होते हैं इन्हें क्लेंज करते हैं, इसलिए इन्हें क्लेंजिंग एजेंट भी बोला जाता है। इसके बाद अगेन आते हैं इकोसिस्टम पर। एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पूरे ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी है जो इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे से, प्लस द एनवायरनमेंट भी इसी में इंक्लूड है, इन विच दे लिव और विद विच दे ऑल्सो इंटरेक्ट। द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम आर ए पॉन्ड, डेजर्ट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, माउंटेन, सी, सब चीज़ें जो हैं दे आर इकोसिस्टम। अब क्योंकि मैं ये सारे पॉइंट्स पीछे भी पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा सही अच्छा है, हाई लेवल है, ये वाला लैंग्वेज थोड़ा नॉर्मल लेवल भी है। तो आपको अगर उसमें से अच्छा लगे तो आप उसमें से नोट करेंगे, आपको ये अच्छा लगे आप इसको नोट करेंगे, आप जो लिख सकते हैं, जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको वो करना है। अब इकोसिस्टम 2 पार्ट हैं, एबायोटिक और बायोटिक। टेबल में क्लियरली मेंशन है एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, क्लाइमेटिक। अभी बताया मैंने आपको, फिजिकल में सॉइल, वाटर, एयर है, इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, सारे ये इनऑर्गेनिक हैं। और क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। बायोटिक कंपोनेंट्स की जहाँ पर बात की जाएगी, बायोटिक कंपोनेंट्स सारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। दीज इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स विच मे बी एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। इसमें प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। हेटेरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं जो किसी पर डिपेंडेंट है फूड के लिए, दे आर कंज्यूमर भी, और हेटेरोट्रॉफ्स भी उन्हीं को बोलते हैं। एंड डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म या सेप्रोट्रॉफ्स जिन्हें बोलते हैं वो बैक्टीरिया और फंगी है जो कंज्यूम कर रहे हैं किसी अदर डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, दे आर डीकम्पोजर्स। इसके बाद ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में एक डिफरेंस टेबल भी है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में। तो आप जब ये देखेंगे, सबसे पहले मैं ऑटोट्रॉफ्स का ही बता देती हूँ। ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर द ऑर्गेनिजम्स हु कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। दे पजेस क्लोरोफिल एंड डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनमें। दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी इनके अंदर, खुद के अंदर ही होती है। और दे कंस्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो ऑटोट्रॉफ का ही होता है, मतलब
फूड चेन ऑटोट्रॉफ से ही स्टार्ट होगी। इसके बाद आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स पर, जिन्हें कंज्यूमर भी बोलते हैं। दे आर द ऑर्गेनिज्म हु कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सेकंड, क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, और क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। थर्ड इज दे ईट प्रोड्यूसर्स टू गेट केमिकल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को यूज़ में नहीं लेते, ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं जिससे एनर्जी फॉर्म हो। और फोर्थ इज, फर्स्ट वाली जो ट्रॉपिक लेवल होगी वो प्रोड्यूसर्स की ही होगी, और ऊपर की जो सेकंड और उसके ऊपर की जितनी भी चेन्स हैं, जितने भी लेवल्स हैं, वो सारे हेटेरोट्रॉफ्स के ही होते हैं, जिसमें सारे एनिमल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स की ये डिफरेंस टेबल है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक फूड चेन। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स, ये ईट्स है, अदर एंड इज इटसेल्फ ईटन बाई अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर एनर्जी। तो ये कह रहा है कि किसी एक से ये स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से ये स्टार्ट होगी फूड चेन, हमें भी पता है। सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को खा रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी तीसरे को खा रहा है, और तीसरा किसी चौथे को। तो इसमें एक चेन बनती जाती है और हर चेन पर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ अ फूड चेन। It is also defined as chain of organism existing in any natural community through which energy is transferred। इस लाइन से छोड़ो, आप ऊपर वाली लाइन ही समझ लेना। इसके बाद है ओजोन लेयर क्या है, वहाँ पर थोड़ा सा ही था, यहाँ पर डिटेल है। तो मैं ये दो तरीके से बता रही हूँ आपको, दोनों ही तरीके से, तो आप वो वाला और ये वाला मिक्स करके एक अच्छा पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें आप अपने भी 2-4 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ओजोन लेयर O3 गैस है, इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाई 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, अनलाइक ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन बाई एरोबिक फॉर्म्स। ओजोन इज ए डेडली पॉइजन, बिल्कुल पॉइजन है ये, और ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है, दैट इज ओजोन, और उसकी जो लेयर है दैट इज ओजोन लेयर। और हाउएवर एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर के भी ऊपर होती है ये ओजोन लेयर। ओजोन परफॉर्म्स एन इसेंशियल फंक्शन। ओजोन की ज़रूरत क्या है, क्यों है ये एटमॉस्फेयर के ऊपर? इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं वो ना आए, इसके लिए ओजोन लेयर ज़रूरी है। दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की स्किन के लिए ये बहुत हार्मफुल हैं, यूवी रेज जो होती हैं, तो इसके लिए जो डैमेज कर देती हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर, जितना भी होता है ह्यूमन बींग्स में वो यूवी रेज की वजह से ही होता है। ओजोन एट द हायर लेवल एट द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन करता है। दिस हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone as shown। ओजोन कैसे बन रहा है ये इसमें बताया गया है कि जो O2 जो यूवी रेज होती हैं ये O2 को सेपरेट कर देती हैं O+O में, फिर इनमें से कोई एक O किसी O2 के साथ रिएक्शन करके ओजोन बनाता है। अब ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है कंटिन्यूसली। ओजोन लेयर गेट्स डिप्लीटेड ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल्स की यूज से। एरोसोल हैं, जितने भी स्प्रे प्रोपेलेंट्स हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, और भी रीज़न मैंने आपको पीछे भी बता चुकी हूँ मैं। ये रीज़न है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंस एनिमल्स में ये स्किन कैंसर हो रहा है, और भी जो प्लांट्स हैं उनको डैमेज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, जितने भी पेस्टिसाइड हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, फूड चेन में, उनमें इंक्रीज हो रहा है। द इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में एक अच्छी डिफरेंस टेबल है जो आपको लिखनी है, आ भी सकती है, पीछे भी मैं आपको बता चुकी हूँ।
those waste material which can be broken down to non poisonous substance in nature by the action of microorganism, बैक्टीरिया फंगी जो होते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दे गेट रिसाइकिल किया जा सकता है एंड डू नॉट रिक्वायर डंपिंग साइट्स, डंपिंग साइट्स ज़रूरी नहीं है इसके लिए, दे डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। एग्जाम्पल हैं पेपर, वुड, एनिमल एक्सक्रिएटा, जितना भी कंपोस्ट, एनिमल्स बोन्स, लेदर, प्लांट वेस्ट, वूल एंड हे। एक्सक्रिएटा होता है जितना भी हमारी बॉडी से एक्सक्रिएशन की प्रोसेस में जो भी बाहर निकलता है, दैट इज एक्सक्रिएटा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में ब्रेक डाउन ही नहीं होता, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। रिसाइकल नहीं हो सकता, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इजीली, देयरफॉर आर टू बी डंप्ड विच रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ स्पेस, जिन्हें दबाना पड़ेगा नीचे। दिस कॉजेज वेस्टेज ऑफ लैंड, जो लैंड का वेस्टेज भी है एक तरीके से। थर्ड पॉइंट इज द हार्मफुल केमिकल लीच आउट ऑफ दीज वेस्टेज व्हेन दे आर डम्प्ड इन सॉइल, दीज लीड्स टू सॉइल पॉल्यूशन। अगर हम किसी भी चीज़ को सॉइल में अंदर दबा रहे हैं तो हम इंक्रीज कर रहे हैं सॉइल पॉल्यूशन को। इसके एग्जांपल्स हैं डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, ग्लास ऑब्जेक्ट, सिंथेटिक फाइबर, एल्यूमिनियम केन, अदर मेटल फॉइल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जितने भी वेस्टेज हैं, पेन हैं, अपने रिफिल्स हैं, ये सब कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इसके बाद आते हैं अपना एक फूड चेन के बारे में जनरली बताया गया है। फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सबसे पहले सन से स्टार्ट हो रही है। सन के बाद प्रोड्यूसर, सन सोलर एनर्जी की हेल्प से प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना खाना बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है कोई भी फूड चेन। और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल कोई भी कंज्यूमर, हार्वीवॉर्स ऐसे होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, तो कंज्यूमर फर्स्ट, हार्वीवॉर्स सेकंड ट्रॉपिक लेवल। कंज्यूमर सेकंड जो स्मॉल कार्निवॉर्स होंगे, कार्निवॉर्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और प्लांट्स खाने वालों को भी खाते हैं, दे आर कार्निवॉर्स। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और सब कुछ खाने वाले फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर, उससे भी लार्ज कार्निवॉर्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल लैंड पर जो फूड चेन्स हम इजीली देख पाते हैं उनके लिए। फर्स्ट है ग्रेन अनाज, स्पैरो उसको खाती है एंड कैट स्पैरो को खाता है, तो ये एक फूड चेन है। सेकंड ग्रास होती है, रैबिट खाता है एंड रैबिट को हॉक खाता है। थर्ड इज कैक्टी, उसको आंट को स्पाइडर को लिजार्ड, छिपकली और लिजार्ड को स्नेक। तो ये एक दूसरे को खाने वाली जो चीज़ें हैं, जो चेन बनती जा रही है, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ फूड चेन। और मैं बार बार बता रही हूँ, कोई भी फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर्स से जो कि प्लांट्स हैं, और एंड कंज्यूमर्स पर ही होती है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आगे के जितने भी ट्रॉपिक लेवल हैं वो सब कंज्यूमर्स के ही होते हैं। फूड चेन वाटर में एल्गी है, उसको प्रोटोजोआ खाता है, प्रोटोजोआ को स्मॉल फिश एंड स्मॉल फिश को बिग फिश। ऐसे ही एल्गी को टेडपोल्स भी खाते हैं एंड मसल भी खाते हैं, स्मॉल फिश उन्हें खाती हैं एंड बिग फिश उन्हें खाती हैं। तो आप कोई भी सिंपल एक फूड चेन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा कि आपको फूड चेन को डिफाइन करना है विद द एग्जाम्पल, तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद आता है फूड वेब पर। फूड वेब क्या है? फूड वेब एक नेटवर्क है सारी फूड चेन्स का, जो स्टेबलाइज होता है, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पाइसेस। फूड वेब में 8 इंटरलिंक्ड फूड चेन बनाई गई हैं, 8 इंटरलिंक्ड फूड चेन। अब आप इस फूड वेब में एरो भी दिए हुए हैं, नीचे प्लांट से स्टार्ट हो रहा है। अब आप प्लांट्स देखिए, प्लांट से रैबिट की तरफ चलते हैं, फर्स्ट वाली फूड चेन की तरफ। प्लांट को रैबिट खा रहे हैं, रैबिट को हॉक, फर्स्ट फूड चेन। सेकंड, प्लांट को माइस को हॉक, सेकंड। थर्ड इज प्लांट को सीड ईटिंग बर्ड, जो बर्ड होती हैं प्लांट्स को खाते हैं, और सीड ईटिंग बर्ड को भी हॉक खा सकता है। तो ये 3 एक तरफ हो गई। फोर्थ पर आते हैं, अभी इसमें एक और थी, प्लांट को माइस और माइस को स्नेक, ये थर्ड वाली थी। सीड ईटिंग बर्ड और सीड ईटिंग बर्ड को होग, ये फोर्थ थी। फिफ्थ, प्लांट को ग्रास होपर और ग्रास होपर को हॉक।
सिक्स्थ, प्लांट को ग्रास होपर, ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉक। 7 था प्लांट को ग्रास होपर, ग्रास होपर को इंसेक्ट, इंसेक्ट को इंसेक्ट ईटिंग बर्ड और इंसेक्ट ईटिंग बर्ड को हॉक। और 8th, प्लांट को ग्रास होपर इंसेक्ट, इंसेक्ट का फ्रॉग, फ्रॉग का स्नेक, स्नेक का हॉक। तो ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, दैट इज़ फूड वेब। कि बहुत सारी चेन्स को हम मिला दें तो वो क्या बनेगा, वो फूड वेब बनेगा। अब फूड चेन और फूड वेब अगर अलग से टॉपिक आता है तो आप अलग से लिखेंगे, लेकिन अगर आता है डिफरेंस टेबल तो आपको ये टेबल बनानी है जिसमें 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट इज फूड चेन इज ए स्ट्रेट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। फूड चेन में कहीं भी कोई भी झोल झाल नहीं है, एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट सीक्वेंस लिखा जाता है, कोई भी क्रॉस लिंक नहीं होता। सेकेंड, फूड चेन डू नॉट हैव एनी क्रॉस लिंक। थर्ड, एंटायर फूड चेन गेट्स अफेक्टेड इफ एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इन इट। कि अगर बीच वाला कोई भी एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो पूरा फूड चेन वहीं की वहीं रुक जाता है। फोर्थ, इट हैज़ मैक्सिमम ऑफ 5 to 6 पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। 5 से 6 अलग अलग स्पेसीज आराम से हो सकती हैं फूड चेन के अंदर। फूड वेब की जब हम बात करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसको समझना इतना भी ईजी नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्रॉस लिंक प्रेजेंट हैं। थर्ड इज देयर इज ए नो इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेब इफ एनी ऑर्गेनिज्म डाई इन इट। अगर बीच में कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उससे पूरा फूड वेब खराब नहीं होने वाला है, बिकॉज उसमें बहुत सारी अदर चेन्स भी प्रेजेंट हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी अलग अलग स्पेसीज हो सकती हैं किसी भी फूड वेब में। फूड चेन में 5 to 6 स्पेसीज ही होती हैं मैक्सिमम। एक और पॉइंट है, द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स 1% ही एनर्जी कैप्चर करते हैं और जिसे फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। About 1% of the food eaten is turned into the body of an organism and made available for the next level of consumers. About 10% of organic matter is present at each step and reaches the next level of consumers. आप ये वाला टॉपिक इतना ज़रूरी नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए और देख लेना, अगर आपके यूज़ में आए देन आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो काम आ सकते हैं। टॉपिक आ सकता है मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल की। ये जो वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो भी है, इसका डिस्पोजल के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इज बायोगैस प्लांट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। बायोगैस बनाने के लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट काम में आता है। सेकेंड इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड। सीवेज जो पानी आता है उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट बनाए जाते हैं जिससे उस पानी को डायरेक्ट रिवर में ऐड ना किया जाए, उससे पहले उसे क्लीन किया जाए। थर्ड इज लैंड फिलिंग्स। द वेस्टेज आर ब्यूरिड इन लो लाइंग एरिया एंड आर कॉम्पैक्टेड बाई रोलिंग विद बुलडोजर। बुलडोजर से इस वेस्ट को ख़त्म किया जा सकता है। कंपोस्टिंग। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन ए कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट की एक पिट होती है जिससे सॉइल से कवर कर दिया जाता है और 3-4 महीने बाद जो भी गार्बेज होता है वो सारा खाद में कन्वर्ट हो जाता है। और रिसाइकलिंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जितना भी है, जैसे पेपर है, उसे रिसाइकिल किया जा सकता है फॉर द मेकिंग न्यू आइटम्स। एंड रीयूज़, कि आप चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हैं, कि न्यूज़पेपर को फेंकने की बजाय उनसे एनवलप्स बनाए जा सकते हैं पेपर से। और भी अदर यूजेस हैं कि आप उसे या तो रिसाइकिल करें, रिसाइकिल में कोई नई चीज़ बनती है, रीयूज़ में कोई नई चीज़ नहीं बनती है, आप उसी को अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो ज़रूरी हैं वेस्ट डिस्पोजल के लिए। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर 15 आर एनवायरनमेंट कंप्लीट होता है एंड अपनी 5th यूनिट में सिर्फ यही एक चैप्टर है जिसमें से मेन फूड चेन और फूड वेब का आ सकता है एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये आपको तो ये टॉपिक अच्छे से याद करना ही है। एंड 5th इज़ ओजोन। ओजोन लेयर और ओजोन डिप्लीशन क्या है और क्यों हो रहा है, कैसे हम उसे रोक सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पढ़ना है 5th यूनिट में। 16 चैप्टर एंड 14 चैप्टर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।